पाकिस्तान सालों से भारत के खिलाफ साजिश रचता रहा है और चीन की भी इसमें अहम भूमिका रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और चीन और पाकिस्तान का एक दूसरे से मिलना भारत के लिए एक गंभीर खतरा हो सकता है, यह हम नहीं कह रहे हैं, ये कहा है सीडीएस अनिल चौहान ने। और उनके इस बयान के क्या मायने हैं ये हम जानेंगे। हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। सीडीएस अनिल चौहान ने ये जो सर कहा है कि चीन और पाकिस्तान का एक दूसरे से मिलना भारत के लिए बहुत गंभीर खतरा हो सकता है, इसको लेकर सर आपके। जय हिंद, नमस्कार। मुझे लगता है कि आपने जो दो वर्ड इस्तेमाल किए ना, मैं उन्हें जरूर पकड़ना चाहूंगा, गंभीर और खतरा। हम हर खतरे को गंभीरता से लेते हैं। दैट इज वाई वी आर अ विनिंग आर्मी। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं आपसे कि आप अपने आप में एक विनिंग आर्मी जब ही बनते हैं जब आप छोटे से छोटे खतरे को भी गंभीरता से लेते हैं। जो आपको शायद अफेक्ट ना भी करे, आप उसके लिए भी कैटर फॉर करते हैं। बट इसमें एक बात मैं जरूर जोड़ूंगा, गंभीर खतरा तो है। अब तक सिर्फ पाकिस्तान के लिए था, अब चाइना के लिए भी है, अब वो जो तिगड़ी बनने वाली है उसके लिए भी है, क्योंकि हम ऑलरेडी 3 से तो लड़ चुके हैं, टर्की, चाइना, पाकिस्तान। अब बारी आ गई है बांग्लादेश की। वेल, दैट इज अप टू देम। अपनी इकोनॉमी उन्होंने स्पॉइल कर ली है। अब अगर वो टेररिज्म में जुड़ना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ चाइना के कहने पर, आई थिंक दे विल बी द लूजर। बट ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखें, एक बहुत अच्छी बात निकल कर आ रही है। डिप्टी आर्मी चीफ जनरल राहुल आर सिंह, वो जाबाज सिपाही हमारा, उससे क्या बढ़िया बात करी कि हमें तैयार रहना है, अगली बार कुछ और होगा। हम हर लड़ाई में हम रोजाना कोई ना कोई चीज नई सीखते हैं। ये है मेरा आर्मी का कोर। राहुल आर सिंह इज पार्ट ऑफ दैट। ये वो जाबाज सिपाही है जिसने स्ट्राइक कोर कमांड करी है, उसे पता है लड़ाई क्या होती है। लेकिन फिर भी लोग चाहे कुछ भी समझे, वो अपनी देश को, अपनी आर्मी को बता रहा है, जो आज सीडीएस भी बता रहे हैं, हमें तैयारी और करनी है, बढ़ चढ़ कर करनी है। तीन देश मिलकर ऑलरेडी एक बार हार चुके हैं हमसे। अब अगर चौथा भी जुड़ जाएगा, जो राहुल आर सिंह ने भी कहा था कि अगर बांग्लादेश भी जुड़ जाएगा, हमारी तैयारी इसके लिए है। हम इससे बढ़कर तैयारी करते हैं। हम इस समय वो काबिलियत रखते हैं, वो जज्बा रखते हैं। आप हमें हथियार दीजिए और देखिए कौन आता है आपके सामने, और आपकी देश की तरफ आंख उठाने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। बिल्कुल, आपने राहुल आर सिंह की बात की है। उन्होंने ये भी कहा था कि जब ऑपरेशन सिंदूर हमारी तरफ से हुआ था तो पाकिस्तान को 70 से 80% जो हथियार हैं वो चाइना की तरफ से दिए गए थे। टू बी वेरी प्रिसाइज 81%। मैं पता है क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो आर्मी का डिप्टी चीफ है। एक हथियार को ऐड कर उसने 79% नहीं बोला है। उसके पीछे बोलते हैं अथॉरिटी है। ये वो अथॉरिटी है जो एक डिप्टी चीफ बड़ी जिम्मेदारी से कहता है। अगर 81% और आज हमारे सीडीएस भी 80% की बात कर रहे हैं, तो ज्यादातर बात ये चल रही है कि ज्यादा हथियार पाकिस्तान के चाइना बेस्ड है। ये खुलकर बात समझ में आती है। बट इसके साथ साथ उन्होंने जब बोला ना 3 फ्रंट वॉर और 4th फ्रंट वॉर, वो 3rd फ्रंट उन्होंने इंक्लूड किया था, किसका? टर्की का। वो भी एक बहुत बढ़िया, क्योंकि जितने ड्रोन्स टर्की से आए या जो भी फायर करे इन्होंने पाकिस्तान ने, क्योंकि थोड़ी सी जाहिल किस्म की आर्मी है, वो जल्दी सीख नहीं पाती है, तो उन्होंने ड्रोन के साथ उनके लोगों को भी बुलाया था टर्की से, जो उसको मदद कर पा रहे थे। ये जितनी आप चाइना से रिलेटेड बात कर रहे हो, सारी की सारी सैटेलाइट इमेजरी, मिनट टू मिनट इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान की काबिलियत नहीं है। मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमारे पास ये काबिलियत नहीं है। अगर चाइना हमें ये मदद नहीं करता तो ये लड़ाई, वैसे तो हम हारे हैं, शायद और ज्यादा बुरी तरह हारते। सिर्फ 11 एयरबेस इस बार टूटे हैं 43 एयरबेसेस में से। कोई पता नहीं कि 42 वाला का नंबर कब आ जाए। सो चाइना का साथ होना उनको बचाता है, लेकिन इससे हमें रोकता नहीं है कि हम मार पाए। हम जरूर मार पाते हैं, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी चीज है जज्बा, हमारे पास सबसे बड़ी चीज है इनोवेशन, हमारे पास उससे भी बड़ी चीज है कि हम जिन चीजों का, जिन मिसाइल्स का, जिन ब्रह्मोस का, जिस एयर डिफेंस सिस्टम की बात हम करते हैं, वो हमारा अपना है। इसकी नॉलेज बाहर वालों को कम है। इसमें जो मॉडिफिकेशंस हम करते हैं अपने लिए, वो बाहर नहीं आते। वो जो आप इंटरनेट पे पढ़ती हैं, वो सिर्फ दिखाने वाले पार्ट्स हैं। उससे और ज्यादा घातक वाले जो पार्ट हैं वो नहीं बताए जाते हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम चाइना का शायद फेल हो गया उनके लिए, लेकिन हमारा सक्सेसफुल हो गया। तो सर, जो जैसे अगर कहें सुपर पावर बनने की एक होड़ है
कई कंट्रीज इसमें हैं। तो ऐसे में चाइना जो है, मुझे लगता है कि जैसे ही हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है, चाइना को सबसे पहले खलबली मची है। वो बांग्लादेश के साथ भी इंटरवीन कर रहा है, पाकिस्तान के साथ भी कर रहा है। तो ये इसकी वजह अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या है? देखिए, पूरी दुनिया में ये होड़ शुरू से चली आ रही है कि सबसे ऊपर कौन है, और सबसे ऊपर आने के सिर्फ दो ही तरीके होते हैं। एक होता है आपकी ताकत, कि आप में ताकत क्या है, और दूसरा होता है आपकी इकोनॉमिक ताकत। एक है आपकी आर्मी की ताकत, कि आप कहां तक, कितनी जगह तक पहुंच सकते हैं, कितने घातक आप हैं, और दूसरे है कि क्या आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं बनाने के लिए, सस्टेन करने के लिए, और उसको इंप्रूव करने के लिए। इसमें बहुत पैसा लगता है, और ये पैसे का कोई खास रिजल्ट नहीं आता सिवाय इसके कि आपका एक दबदबा होता है, आप कह पाते हैं कि यस दुनिया में हम जैसा कोई नहीं है। सो एक बहुत अच्छी सी बात निकल कर आती है कि ये चाइना क्या कर रहा है। चाइना की इकॉनमी हमसे 1988-87 में हमसे पीछे थी, लेकिन उसे कंसंट्रेट किया क्योंकि उसे मालूम था कि मैं जा कहाँ रहा हूं, चुप रहा, कहीं कोई न्यूज नहीं बनने दी उसने, कहीं कोई उसने अटैक्स नहीं किए। इंडिया के मामले में भी हाथ जोड़े खड़ा रहा कि ठीक है जी, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब वो एक अपने आप में इकोनॉमिक पावर बन गया कि जहां यूएस भी उसके ऊपर डिपेंड होने लगा, वहां से लड़ाई एक अलग शुरू हो गई कि यस, अब बताइए लीडर कौन है। तो चाइना का पूरा ये एम है, था और है और रहेगा कि वो सुप्रीम रहे, क्योंकि यस वेपन सिस्टम्स में काफी कुछ उसके पास है, कॉम्पिटिटिव कह लीजिए यूएस के साथ है, साथ ही साथ उसने एक और अपना साथी लिया रशिया। तो दोनों की मिलाकर ऑब्वियसली एक नई चीज बन गई। अब आती है बात कि उसका कॉम्पिटिटर कौन है, इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर और मिलिट्री कॉम्पिटिटर। वो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर रशिया, चाइना का यूएस नहीं है। इकोनॉमी में वो देख रहा है जिस तरीके से भारत चलता चला रहा है, बिल्कुल ये जो चलता चला जा रहा है कि भारत के लिए वर्ल्ड बैंक ने, दुनिया ने, भारत ने अपने लिए क्या बोला था, हम 2025-27 तक थर्ड लार्जेस्ट बनेंगे। हम उससे पहले बनने की नजदीक आ गए हैं, फोर्थ ऑलरेडी बन गए हैं, जो कि पूरी दुनिया सरप्राइज है। सो ऑब्वियस बात है, जब आपके पास पैसा होगा तो जायज कि आप हथियार बना पाएंगे, आप हथियार को अपग्रेड कर पाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर पाएंगे। सो डायरेक्टली आपकी जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो इंप्रूव हो रही हैं, और जब वो इंप्रूव होती हैं तो वही डिफेंसिव इक्विपमेंट आप दूसरों को देते हैं, वहां पर आपकी इकोनॉमी इजाफा पाती है। सो ये दोनों चीजें बड़ी इंटरकनेक्टेड है। एक तो आपको अपने आप प्रोटेक्ट कर पाते हैं, दूसरा आप अपने छोटे देशों को, कल अगर बांग्लादेश को, कल अगर बाई चांस श्रीलंका का कोई आंख दिखाता है, जैसे ऑलरेडी कई बार हो भी चुका है कि हमने अंडमान निकोबार में भी जाकर काम किया, हमने और कंट्रीज के लिए काफी कुछ किया है, ऐसी बात नहीं है। सो वहां से शुरू होता है डिपेंडेंस, और जब डिपेंडेंस होती है तब आ जाती है आपका रुतबा। नेटो का रुतबा क्या है? नेटो का रुतबा यह है कि हाँ जी, हम 25, 30, 40 कंट्रीज को इकट्ठी, लेकिन उसको लीड कौन कर रहा है? वो यूएस से लीड कर रहा है। सो उसकी सुनी जाती है, उसका दबदबा दुनिया में आ जाता है। सो चाइना को सबसे बड़ी जो इस समय तकलीफ है कि इंडिया की आर्मी तकलीफ नहीं है। नंबर गेम में अगर आप बात करेंगे तो हो सकता है वो हमसे दुगने भी हों कैपेबिलिटी वाइज, वो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब इकोनॉमी में आना शुरू होगा, अब इंडिया जिस तरीके से, सो चाइना सारे काम वो कर रहा है कि किसी तरह इकोनॉमी रुक जाए, नीचे को चला जाए, इनकी लड़ाइयों से रिलेटेड खर्चे बढ़ जाएं, तभी हमारे आसपास। क्योंकि चाइना, राहुल आर सिंह ने बहुत अच्छा बोला कि मेक कट्स फ्रॉम अ स्टोलन नाइफ, मतलब चोरी वाली नाइफ लीजिए, मोहरा बनाइए पाकिस्तान को, काम आपका हो रहा है। उसने क्या बोला, कितनी बढ़िया बात है कि दे हैव गॉट अ लाइव टेस्टिंग लैब, मतलब पाकिस्तान एक लैब बन गई है उसके हथियारों को, क्योंकि उसने बाहर बेचने हैं। अगर चाइना ने बाहर बेचने हैं तो वॉर में टेस्टेड वेपन्स हैं, उसके अलावा कोई चॉइस नहीं है आपके। ब्रह्मोस के इस समय हमारे पास 9 कंट्रीज हैं जो बातचीत कर रही है कि हमें ये वाली ब्रह्मोस चाहिए, और हम उसको और रादर अपग्रेड कर पा रहे हैं, जो दोनों मिलाकर एक बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनाता है कि इंडिया उसकी आंखों में खटक रहा है। मैं तो कहता हूं काफी औरों की भी खटक रहा है, ऐसी बात नहीं है, कि इंडिया जिस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ लेता चला जा रहा है, मेक इन इंडिया से रिलेटेड वेपन लेता चला जा रहा है, सो इट इज हेडिंग लाइक दिस। और मुझे लगता है कि सर आपने कहा कि औरों की भी खटक रहा है, अमेरिका भी है उसमें, क्योंकि जब से ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया भारत की तरफ से, तो भारत की जो एक ताकत है वो उभर कर आई है। वैश्विक तौर पर भारत की जो इमेज है वो बड़ी है। तो उसके बाद से हमने देखा है कि ट्रंप जो है बार बार
नोबेल प्राइज का उनका जो मोह है वो खत्म नहीं हो रहा है, अपने आप को वो दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा शांति कराने वाला हूं, जैसे भारत पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा, और अभी जो युद्ध चल रहा था ईरान और इजराइल उसमें भी कहा है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अमेरिका को भी इससे अब प्रॉब्लम होने, मौका परस्त अमेरिका हमेशा से रहा है? देखिए, अमेरिका को अगर हमने एनालाइज करना है तो आपको ये जो ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड आप जो बात कर रही हैं, उन्हें पीस पाइस के लिए फाइनली रिकमेंड किसने किया? पाकिस्तान ने किया, इंडिया ने तो नहीं किया, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, वाहवाही कौन कर रहा है? पाकिस्तान ही कर रहा है। हमने तो एक बार भी नहीं कहा, क्रेडिट नहीं दिया, डेबिट नहीं दिया, हमने तो पॉइंट ब्लैंक ये भी कह दिया कि इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। पहली बात। चलिए, हो सकता है लोग कहें कि अमेरिका का हमारे ऊपर दबदबा है, मैं प्रूव करता हूं। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला साइप्रस में प्राइम मिनिस्टर को कि भाई यहां से होते हुए चले जाओ। बड़ी जायज सी बात है एक तरह से कि आप फिर से आओगे जाओगे, लेकिन मेरा दबदबा है तो मैं बोल रहा हूं जरा इधर से आ जाना, ठीक है ना? प्राइम मिनिस्टर ने क्या कर दिया? बोला सॉरी सर, मेरा ऑलरेडी एंगेजमेंट है। एंगेजमेंट किसके साथ है? एक इतने से देश के साथ। दैट मीन्स इसकी जो अहमियत है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के बराबर की हो गई, जो कि अगर आप अच्छा एनालाइज करें तो यही पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। डर होता हमारे अंदर, दबदबा होता हमारे ऊपर, तो भाई साहब सीधे जाते। वो चार दिन फील्ड मार्शल जो है आपका, वो वहां बैठा रहा। तब कहीं जाकर उसको बुलाया गया कि चलो जी एक लंच तो कर ही लो। उसको पहले से इनविटेशन नहीं था। वो 4 दिन से वहां था, मॉल में घूम रहा था, गालियां खा रहा था पाकिस्तानियों से, हमसे नहीं खा रहा था। जो डायस्पोरा उनका था वहीं पर उसको गालियां पड़ रही थी, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे। सो एज फार एज यूएस इज कंसर्न, एक बड़ा अगर मैच्योर एनालिसिस आप कर कर देखेंगे तो आप ये जरूर पाएंगे, यूएस को एक सेकंड के लिए भी भारत की इंप्रूवमेंट मंजूर नहीं है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अब तक मोनोपोली रही है यूएसए की कि भारत उनकी तरफ देखता है कि यस मुझे टेक्नोलॉजी दे दो, सुपर कंप्यूटर दे दो, मेरे को वो वाला इंजन दे दो, ये कर दो, वो कर दो, तो उसको लगता है कि मैं अभी भी बड़ा हूं। अब इंडिया ने जो अपना मेक इन इंडिया सिस्टम शुरू कर लिया, ब्रह्मोस अपनी बनानी शुरू कर दी, इससे मिर्ची लगने लगी पेट में। मिर्ची, अरे जनाब आप क्या बात कर रही हैं? F-16 गिर गए, मार्केट डाउन हो गई। बिल्कुल। किसने गिराए? इंडिया की इनोवेशन ने गिराए। ऐसा नहीं है कि ये सारे जहाज, अब वो सोर्स कोड अगर फ्रांस नहीं भी देता है, हमने फिर भी कुछ ऐसा कर दिखाया जज्बे के वजह से उस पायलट। इट इज ऑलवेज द मैन बिहाइंड द मशीन। ये जो मैन बिहाइंड द मशीन है, तो मैन बिहाइंड द टेक्नोलॉजी, इंडियन डीआरडीओ इतनी तेजी से जा रहा है, इंडिया का प्राइवेट सेक्टर वेपन सिस्टम्स में इतनी तेजी से आ रहा है कि वो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव होने वाला है। आकाश तीर एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम निकल कर आ रहा है। हो सकता है चाइना के वेपन थर्ड क्लास रहे हो हमेशा की तरह, बट एज फार एज वी आर कंसर्न, हमने दुनिया को दिखा दिया कि यस हमने इस एयर डिफेंस को इतना इफेक्टिवली इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, टीयर सिस्टम कर रहे हैं कि हमारा अपना सिस्टम हमें प्रोटेक्ट कर पाता है। तो इसका कंपटीशन किसके पास आएगा? किसको? पैट्रियट को आएगा, थार्ड को आएगा। भाई यूएस तो बोल रहा है थार्ड खरीद लो, हमें बार बार प्रेशराइज कर रहा है, वो बोल रहा है S-400 मत खरीदो, थार्ड खरीदो। हम बोल रहे हैं हम ना वो खरीद रहे ना ये खरीद रहे हैं, हमारा तो यही हमारा काम हो रहा है। सो ये जो इंप्रूवमेंट है, ये जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, जिस स्पीड से चल रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिस स्पीड से चल रही है, वो अपने आप में यूएस को कभी नहीं दिखेगी, मतलब भाएगी। क्यों? क्योंकि जिस स्पीड पर अगर चल रहा है तो ऐसा समझा जा रहा है, मेरा नहीं समझ है, दुनिया की समझ है, कि अगले 5 से 10 साल में आप इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग नेशन की तरह से ना देखेंगे, आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे। एवरीबडी विल लुक एट यू। पूरा वर्ल्ड, 194 कंट्री है यूनाइटेड नेशंस में, कितने हैं जो वहां खड़े होते हैं तो लोग मुड़कर देखते हैं। ये एक रिकॉग्निशन आता चला जा रहा है कि इंडिया का स्टैंड अपना है। हम अपनी लकीर ऊपर ले जाते हैं, हम आपकी लकीर नीचे नहीं ले जाते हैं। ये जो बाकी कंट्रीज हैं, सो वहां पर यूएस को हम पसंद नहीं आएंगे कि हमारा अपना जो डेवलपमेंट है वो उनसे तेज हो, उनसे अच्छा हो और दुनिया में एक रिलायबिलिटी हो। क्या बड़ा थप्पड़ हो सकता है इससे कि यस आपने बोला रशिया का ऑयल नहीं लेना, हम तो लेते रहे, रोक सको तो रोक लो। ये जो इस तरह की जो अपनी इंडिपेंडेंस हमारे पर आ रही है, जिसको वो लोग कह सकते हैं हाई हेडेडनेस, कुछ लोग कह भी देते हैं, ये हाई हेडेडनेस कब आती है? जब आप में काबिलियत आती है, आप बढ़ते हैं अपने आप में। आज इंडिया इसके ऊपर काफी अच्छे से चल रहा है, बड़े फर्म कदमों से चल रहा है, हवा में नहीं उड़ रहा है, हम पैदल चल रहे हैं एक एक सीढ़ी ऊपर, और ये सीढ़ी
मुझे नहीं लगता कि चाइना और यूएसए को कभी भी रास आएगी। बिल्कुल सर, मेरा सवाल ये भी है कि जो चाइना इतना उसका इंटरफेरेंस हो रहा है बांग्लादेश में और इंटरेस्ट हो रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान में, तो जाहिर सी बात है कि भारत की वजह से उसको प्रॉब्लम है, भारत से प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो वहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहा है। इसका भारत पर क्या असर होगा अगर ऐसा कुछ हो? नहीं, देखिए, जैसा कि हमारे डिप्टी चीफ ने कहा, अब सीडीएस ने भी कहा, दिस इज अ सीरियस मैटर। इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस फोर्सेस हर चीज को सीरियसली लेती है। आपके सवाल को मैं बड़े सीरियसली, जिम्मेदारी से लेता हूं कि इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। अगर एक आर्मी के बजाय 2 आर्मी मिल रही हैं तो मेरा डबल कंसर्न है। 3 आर्मी अगर मिल रही हैं, 3 कंट्रीज मेरे साथ मिल रही हैं, मेरे अगेंस्ट मिल रही हैं, तो मेरा ट्रिपल कंसर्न है। क्यों? ये मुझे सिर्फ डर इस बात का नहीं है कि मेरे को मिलिटरीली प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम अब आ जाती है इकोनॉमी से रिलेटेड। क्योंकि ये 3 कंट्रियां जब मिलती हैं, चौथा टर्की मिल जाता है, सब चीजें जब जुड़ती हैं तो इसमें मेरे पैसे खर्च होंगे इन चारों को काउंटर करने के लिए। इसलिए आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। ये हमारा बहुत मेजर कंसर्न है कि हमें इसके लिए क्या करना है। और वहां से समझदारी शुरू होती है कि अगर एक आर्मी का डिप्टी चीफ बोल रहा है, एक आर्मी का सीडीएस बोल रहा है, आर्मी का नहीं पूरी जॉइंट सर्विसेज का सीडीएस बोल रहा है, तो ये आप देखिए, कनेक्शन देखिए कितनी बड़ी बात है। हमारा एयर चीफ बाहर जाकर कहीं कुछ बात कर रहा है, एनएसए कहीं कुछ और कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम पॉलिटिकली अपने आप को स्टेबल कर पाए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम डिप्लोमेटिकली भी काफी हद तक अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा पाए हैं। और आगे अब मिलिटरली हमारी आंखें खुली हैं, हम चीजों को इवैल्यूएट कर रहे हैं, हम चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड रियल टाइम में सच्चाई के साथ हम अपनी आवाम, 150 करोड़ की आवाम के साथ शेयर करने को तैयार हैं। हम खुले हैं इस बात के लिए कि हमारे को अब चीजें और इंप्रूव करनी है। और इंप्रूव का मतलब है, जो मेरा अपना आकलन है, कि ये 2% बजट से अब काम नहीं चलेगा आपका डिफेंस में। अब आपके एनिमी बढ़ रहे हैं, अब आपको ये चीजें बढ़ानी पड़ेंगी, आपको डिफेंस एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा। और डिफेंस एलोकेशन कब बढ़ेगा? जब आप पब्लिक, इंडस्ट्रियलिस्ट, ओईएम, ये सब लोग अपने आप को इंप्रूव करेंगे, ये अपने आप को बढ़ाएंगे। इकोनॉमी को आप जितना बढ़ाते जाएंगे तभी आप मेरे डिफेंस बजट को सपोर्ट कर पाएंगे। और जो आज की जरूरत है, एयरफोर्स चीफ ने एक बार कहा था, लोगों ने बुरा भी मान लिया, कि हम वेट नहीं कर सकते कि टेक्नोलॉजी आज से 10 साल बाद हम लेंगे। क्योंकि हमारे जहाज कम हो जाते हैं। यस, मैं मानता हूं एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है कि वो पायलट का जज्बा क्या है, पायलट किस लिए लड़ रहा है। चाइनीज आर्मी हर बार क्यों पिट जाती है? जज्बा नहीं है फौज में। उसका बड़ा अच्छा एग्जांपल दे देता हूं आपको। उनका वो जो लेह लद्दाख वाला जो एरिया है जहां उनकी डिप्लॉयमेंट है, वो 1 महीने में सोल्जर को रोटेशन करते हैं, चेंज करते हैं। मैं 2 साल में करता हूं। आप इमेजिन करिए, मेरे यहां होड़ जाने की नहीं लगी है, आगे आने की लगी है। मेरे वॉलंटियर अवेलेबल है। एक टाइम था ग्लेशियर में हमको मैक्सिमम 3 महीने निकालने होते हैं। 3 महीने छोड़िए, वहां तो 5 महीने हो गए। बंदा जाने को ही राजी नहीं है, बोलता नहीं मैं यहीं खुश हूं, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूं, मेरे देश के लिए कुछ कर रहा हूं। ये वाली जो स्पिरिट है ना, ये अपने आप में चाइना में कभी नहीं आ पाएगी। दे आर, मेरा नहीं कहना है, चाइनाज का कहना है, दे आर दी टॉफी बॉयज। उनकी जो आर्मी है, दे आर नंबर्स ज्यादा है, टेक्नोलॉजी ज्यादा है, मैं मान रहा हूं, इसलिए आप घातक भी हैं। जज्बा नहीं है, जो हमारे यहाँ कमी है, वो हम उसको पूरा कर पाते हैं हमारे जज्बे से। जान देने का जज्बा जब आ जाता है ना, उस आर्मी से आप जीत नहीं पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बड़ी बात आपने कही है सर। एक चीज़ और, क्योंकि वो काफ़ी सारी अहम बातें उन्होंने कही हैं और उसी पर ही हम चर्चा भी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि साउथ एशिया में जो सरकारें बार बार बदल रही हैं और जो राजनीतिक समीकरण है, वैचारिक दृष्टिकोण भी बदल रहा है, जो कि एक अहम चुनौती है, ये भी उन्होंने कहा। इसको आप कैसे? यस, 100%। देखिए, जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस अपने आप में, जियो स्ट्रैटेजिक जो रिलेशंस है आप में, वो आप कब कर पाएंगे? 1 सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि चलिए आप बांग्लादेश हैं, आप शेख हसीना हैं, आपके साथ मैंने एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को डेवलप किया एज अ कंट्री टू कंट्री। आपने सडनली देखा यूनुस जी आ गए, वो किसी के पपेट थे, चाहे वो यूएस के पपेट बोल दीजिए, चाहे वो चाइना के पपेट बोल दीजिए, है तो पपेट ही। अब मेरे को उनके साथ फिर शुरू करना पड़ेगा। लेकिन होता यह है ना कि गधे को भी सीधा करने में टाइम लगता है, गधे को घोड़ा एकदम से नहीं बनाया जा सकता है। ऑनेस्ट अबाउट, हिंदी के शुद्ध वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसको टाइम, लेकिन टाइम लगाते लगाते पता चला अब उसकी सरकार भी जो है वो थोड़ी हिल रही है। दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल। अब अगर कोई तीसरा आदमी आ गया, फिर मैं क्या करूँ?
मैंने नवाज शरीफ के साथ, इंडिया ने नवाज शरीफ के साथ कुछ रिलेशन बिल्डअप करने की कोशिश करी, ठां करके निकल गया, कोई और आ गया। चलो जी कर हमने इमरान खान के साथ कुछ करने की कोशिश करी, वो तो क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आप 4 साल अपनी सरकार सरवाइव नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपकी किससे बात करूं। चलिए आज शहबाज शरीफ से बात करते हैं। शहबाज शरीफ से आप बात कर पाएंगी? शहबाज शरीफ किसका प्यादा है? क्योंकि प्यादा वो आर्मी का है, पाकिस्तान की आर्मी नहीं है। पाकिस्तान आर्मी की पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान की आर्मी से मेरे प्राइम मिनिस्टर कैसे बात करें? उनसे बात करने के लिए आजकल ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ता है, और कितनी जल्दी समझ आता है और कितना इफेक्टिव है। बिल्कुल। देखिए, बात आपको हर कंट्री से उस लैंग्वेज में करनी पड़ेगी जो वो समझता है। आप हिंदी में बात करते रहे, प्यार मोहब्बत की बात करते रहे, आपने 4 दिन में कुछ ऐसा कर दिया कि आज पाकिस्तान हर जगह बोल रहा है हमारी बात करा दो। ये तो सच्चाई है ना। वो यूएस को भी बोल रहा है, वो रशिया को भी बोल रहा है, वो चाइना को भी बोल रहा है। सो ज्यादा बड़ी बात ये, जब जियोपॉलिटिक्स की बात आती है, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट्स की बात आती है, ये सारी कंट्रीज, चाहे वो बांग्लादेश ले लीजिए, वो श्रीलंका ले लीजिए, चाहे इंक्लूडिंग ओली जी की नेपाल ले लीजिए, ये जब वेवरिंग वाले होते हैं, जो हिल रहे होते हैं पत्ते की तरह, हवा में हिलना शुरू हो जाए, उसके साथ हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये किस साइड रहेगा। ये अच्छाई की साइड रहेगा, मानवता की साइड रहेगा, या पैसे की साइड रहेगा, टेररिज्म की साइड रहेगा। बड़ा सीधा सीधा एनालिसिस है जो मुझे लगता है कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए हो जाता है, किस किस को कब कब कितनी बार मैं अपने साथ मिलाऊं, या उसको लाइट जलाऊं, टॉर्च, और उसको साथ चलाऊं कि ये है प्रगति का रास्ता। ये वो बांग्लादेश है जो सबसे बढ़िया कर रहा था, और आप देखिए कहां से कहां पहुंच गया। ये वो श्रीलंका है जहां कोलंबो में एक से एक बढ़िया चीज होती थी, लेकिन ऐसा डेप्ट आया चाइना का कि औंधे मुंह पड़ा। तब भी वापस क्या हुआ, ऑयल हमसे लिया, हमने उसे कॉम्प्लीमेंट्री दिया, पता नहीं कितने करोड़ों खरबों का हमने लोन उसको दिया कि कम से कम एज अ कंट्री टूटो मत, मानवता की तरफ चलो। सो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमें अपनी कंट्रीज के चारों तरफ इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। चाइना कोशिश कर रहा है, म्यांमार से भी कर रहा है, वहाँ ओली सरकार से भी कर रहा है, बांग्लादेश में भी कर रहा है, वो मैं तो कहता हूँ इवन श्रीलंका में भी उसने कोशिश करी है, कुछ ना कुछ अभी भी चल ही रहा होगा। सो इंडिया नीड्स टू बी अलाइव। मेरे को लगता है पॉलिटिकल गवर्नमेंट, डिप्लोमेसी, इसमें अपने आप बहुत बड़ा काम करना चाहिए। और मैं एज अ फौज जिम्मेदारी से कह पाऊंगा, आपके काम को हमने आसान बना दिया है। आज हम आपको वो फौज दे रहे हैं, हम आपको वो एग्रेसिव फौज दे रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग फौज दे रहे हैं। आप नाम बताइए, स्ट्राइक वहां होगी। अगर 300 किलोमीटर दूर जाकर मैं 11 पेस उड़ा सकता हूं तो मेरी कोई लिमिट नहीं है। किसी ने गिनना शुरू कर दिया कि नहीं जी वो राफेल गिर गया, पता नहीं क्या गिर गया। वेल, उनको ये नहीं पता, अब तो ये हम नहीं कह रहे, यूएस कह रहा है। बढ़िया बात कि वो राफेल के पीछे जो उसका एक 30 किलो का एक वजन का एक आइटम होता है जो कि वो डिसेप्शन करता है, आपने उसको गिराया, आपने अपनी सेलिब्रेशन कर ली, आप सेलिब्रेट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली पाकिस्तान डिजर्व्स टू सेलिब्रेट। क्यों? क्योंकि जान बची तो लाखों पाए। 4 दिन में जान बच गई, बिल्कुल, अदरवाइज आप देखते कहां से कहां जाती है बात। सो जियो पॉलिटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, जियो स्ट्रैटेजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इंडिया को, इंडियन डिप्लोमेसी को, इंडियन गवर्नमेंट को इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। बिल्कुल सर, एक आखिरी मेरा सवाल भी है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी सीरियस अनिल चौहान ने कहा है। मैं चाहती हूँ कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो इस चीज़ को समझें, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो वैश्विक सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा स्थिति जो है उससे हम वाकिफ़ हैं वैश्विक सुरक्षा को लेकर, और ये अमेरिका की वजह से जो वैश्विक सुरक्षा है उस व्यवस्था को लेकर कठिनाई बढ़ रही है। इसको कैसे आप, कठिनाई किस वजह से बढ़ रही है वो नहीं आपने सुना शायद, वो उन्होंने बिना कहे सब कुछ कह दिया। वही। क्योंकि मुझे लगता है यूएस के कोई भी प्रेसिडेंट हो, पॉलिसी चेंज नहीं होती। मुझे लगता है कि यूएस को मिलना चाहिए पीस डिस्टेबलाइजिंग अवार्ड। हर जगह आप लड़ाई गिनाइए मुझे कौन सी ऐसी है जहां पर ट्रंप या यूएस का हाथ नहीं है। देखिए, ट्रंप से पहले क्या था, डीप स्टेट काम कर रहा है। बांग्लादेश में उथल पुथल हुई, डीप स्टेट ने करी कि भाई वो हमें आइलैंड नहीं दे रहे हो इसलिए हम आपकी गवर्नमेंट हटा देंगे। कोई बात नहीं। आप बताइए इजराइल में क्या हो रहा है। आप बोलते हो एक तरफ कि हमास को ऊपर इतना अटैक नहीं है, इजराइल दनादन करे जा रहा है। आप बोलते हो चलो जी यूक्रेन वाले में, आप उसमें लड़ाई को रोकने की सिर्फ अनाउंसमेंट करते हो, लेकिन घी, तेल, सामग्री सब डालते हो और आग को और भड़कने देते हो।
आप अपने सोल्जर्स क्यों नहीं डालते वहां? और जहां जहां आज तक आपने अपने सोल्जर डाले, यूएस पिटकरी वापस आए ना, अफगानिस्तान ले लीजिए, वियतनाम ले लीजिए, मैं तो इवन कह रहा हूं इराक ले लीजिए। आपने इराक में क्या अचीव किया? सो यूएस का एक बहुत बड़ा नेगेटिव रोल है और उसका रीजन है, उनका अपना रीजन है और बड़ा स्मार्ट रीजन है। शायद हमें भी सीख लेना चाहिए। इमोरल है, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, डजंट मेक डिफरेंस, बट उन्होंने अपने लिए सेट करा हुआ है। क्या जितनी लड़ाइयां होंगी उतने हथियार बिकेंगे, जितने हथियार बिकेंगे मैं इकोनॉमिकली उतना स्ट्रांग हूंगा। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप सोचिए ना, मैं बताता हूं आपको, यूक्रेन वॉर के बाद, इजराइल वॉर के बाद 43% शेयर वैल्यू किसकी बढ़ी? डिफेंस इंडस्ट्री की बढ़ी। यूएस की डिफेंस इंडस्ट्री 4-5 दिन में जब लड़ाई शुरू हुई थी वहां, तभी बढ़ गई थी। और उसका मेन परचेजर कौन है? यूक्रेन ने थोड़ी ना खरीदे, यूक्रेन में पैसा ही नहीं है। आपको क्या लग रहा है इजराइल खरीद रहा है? उसका पैसा नहीं है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एडजस्ट होगा वगैरह वगैरह। कौन खरीद रहा है? नेटो कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज खरीद रही हैं कि भाई हमारे वो एक इनसिक्योरिटी का ये जो उसने एनवायरनमेंट बनाया है पैदा कर दिया कि भाई इधर उधर देखते हो, पता नहीं कहां से कौन सा बम आ जाए, मेरा थार्ड ले लो। अच्छा, कहीं कोई किसी को आंख दिखानी है तो भाई साहब मेरे से मिसाइल ले लो। वो बोले वो ताइवान बोलता है कि यार चाइना मेरे को ले भाई मैं तेरे को F-16 दे देता हूँ। अब आपने यूक्रेन को भी बोल दिया ले भाई मैं तेरे को F-16 दे देता हूँ कि एग्रेसिव हो जाओ, और एग्रेसिव हुआ। ऐसी दैट मीन्स व्हाट? आग भड़की, हवा चलाई, आपने चीजें डाली। तो ये जो यूएस का जो एक पूरी दुनिया में इन्वॉल्वमेंट जो चल रहा है, ये एक बहुत नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट है। और यस, मैं मानता हूं इसको जिम्मेदारी से, इसकी थ्रेट इंडिया के ऊपर भी है। इंडिया को F-35 देने का ऑफर सडनली ट्रंप ने क्यों कर दिया? आग भड़काने के लिए है। क्यों? क्योंकि आप चाइना के अगेंस्ट खड़े करने की कोशिश है कि यस, साउथ एशिया में हमारे पास एक और मिल जाए। पाकिस्तान को तो कभी भी आंख दिखाओगे वो बैठ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया नहीं बैठता है। सो आज आप हमारे लिए भी उतना ही ये डेंजरस सिचुएशन है कि ये जो आग चारों तरफ चल रही है, क्या हम उसके लपेटे में आते हैं या नहीं आते हैं? मेरा अपना आकलन है, जिस दिशा में इस समय हम चल रहे हैं, शायद हम इस लपेटे में ना आए। हम अपनी लकीर पर चलें, अपनी लकीर को बड़ा करें, मानवता को ना छोड़ें, और किसी के किसी भी तरह के प्रेशर में आज मुझे नहीं लगता कि इंडिया डायरेक्टली आ रहा है। इंसिडेंटली आ सकता है, एक ट्रेड से रिलेटेड कोई बात हो सकती है, कहीं कोई और नेबरली रिलेशंस की बात है। अगर कल किसी वजह से नेपाल हमसे थोड़ा बहुत अप डाउन कर भी लेता है तो हम उसे टॉलरेट कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। बट दैट डजंट मीन कि हम अपने कैरेक्टर में कहीं पर भी वीक नजर आएंगे, कहीं पर भी पपेट नजर आएंगे। हम किसी की कठपुतली नहीं है। ये बात क्लैरिटी से आप और मैं और हमारे 150 करोड़ लोग प्राइड ले सकते हैं, जय हिंद बोल सकते हैं। बिल्कुल सर, और जो दर्शक हमको देख रहे हैं वो इस समय आपको सुन रहे होंगे और उनके दिल से यही निकल रहा होगा, जय हिंद। और आपने बहुत सरल शब्दों में और बहुत इजीली हमारे व्यूअर्स को समझा दिया कि किस तरीके से वैश्विक तौर पर सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है। कौन कौन से देश हैं जो जिनका कोलैबोरेशन जो है, जिनका आपस में मिलना भारत पर क्या असर डालने वाला है या भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म में हमारे साथ चर्चा करने के लिए। अगर आप इसी तरीके के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।